तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एम एस एक्सेल के फॉर्मूलाज पर क्लास करेंगे। एम एस एक्सेल के फॉर्मूला से यूपी ट्रिपल एस सी हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट है। और इधर से वी लुकअप एच लुकअप से काफ़ी डीप में क्वेश्चन पूछता है, जिसको फॉर्मूला की बेसिक स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं होगा वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकता है। ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ सिंपल से रूल याद कर लिए और उन्हीं रूल पे डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन लाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी वी लुकअप पे आप देख रहे हैं कि वी लुकअप पे थोड़ा सा डीप में जाके क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर की जानकारी होगी उन्हीं को वो क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हम इस क्लास में बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे फॉर्मूलाज को आसान भाषा में समझेंगे। और जो भी आपको समझ में नहीं आएगा वो आप मेरे को बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो उनको अलग से, जो भी फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उनको डिटेल में और ज़्यादा डीप में जाके आपको समझा दिया जाएगा। फिलहाल हम यहाँ कोशिश करेंगे कि आसान भाषा में और शॉर्ट में आपको सारे फॉर्मूला समझ में आ जाएं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे सम फॉर्मूला से और जाएंगे वी लुकअप एच लुकअप तक जैसे फॉर्मूलाज को कवर करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। और आज हम सबसे पहला फॉर्मूला जो देखेंगे वो है सम फॉर्मूला। क्या होता है सम का मतलब? आप सभी जानते हैं कि सम का मतलब होता है जोड़ना। कोई दो संख्याएं हैं, तीन संख्याएं हैं, तीन से ज्यादा संख्याएं, सभी को जोड़ना सम कहलाता है। अभी ये आप एम एस एक्सेल का यहाँ पर ये आप लेआउट देख सकते हैं, ये लेआउट है। एम एस एक्सेल इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर आपका ये जो दिख रहा है ये फॉर्मूला बार है, जिसे मैंने अभी एक्टिव किया हुआ है। और फॉर्मूला से संबंधित सारे कार्य हमें इसी फॉर्मूला बार में ही करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे और जिस सेल में हमको रिजल्ट चाहिए होगा उस सेल में वो रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये सेल का नेम बॉक्स होता है जहाँ पर C13 लिखा हुआ है, ठीक है। ये सेल का नेम है। यहाँ पर आपको सीट का नेम दिख रहा है, माई वर्क सीट इसको नाम दिया हुआ है मैंने अभी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम सम से। अब कोई भी फॉर्मूला लगाना होता है तो आपको सिंटेक्स देना होता है। सिंटेक्स का मतलब होता है फॉर्मूला का रूप या फॉर्मूला किस तरीके से दिखेगा। अगर आपको इन संख्याओं को जोड़ना है तो सबसे पहले तो आप इनको सम बोलेंगे, और सम का सिंटेक्स क्या होगा यानी सम का फॉर्मूला क्या होता है एक्सेल की भाषा में, वो आपको पता होना चाहिए। तो जब भी एम एस एक्सेल में फॉर्मूला कोई टाइप किया जाता है उसकी शुरुआत की जाती है इज इक्वल से। इज इक्वल के बाद यदि मैं यहाँ पर सम लिखूंगा, सम लिखा मैंने, तो ये इसका मतलब है कि हम जोड़ करना चाह रहे हैं। इसके बाद किनका जोड़ करना चाह रहे हैं तो ये भी बताना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं ये सेल है, ये यहाँ पर सारी सेल दी हुई है। और ये सेल का नाम कैसे पता चलेगा? यहाँ पर आप कॉलम देख रहे हैं, ये सी कॉलम में है। और सी कॉलम की दूसरी रो से लेके मुझे 11th रो तक का सम चाहिए, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का सम चाहिए। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा C2 और यहाँ पर कॉलन देना होगा। कॉलन के बाद C11 ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सम आ गया है 87.9। ये पूरा C2 से लेके C11 तक का सम आ गया है, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसी तरीके से एवरेज कैसे निकालेंगे। अभी किसी भी संख्या का अगर आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज कैसे निकाला जाएगा ये भी देख लेते हैं। जैसे एवरेज है, यहाँ पर मेरे को एवरेज चाहिए है E2 से लेके E11 तक की सेल्स का। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला टाइप करूंगा इज इक्वल एवरेज और ब्रैकेट E2 टू E11, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे जैसे ही, तो ये एवरेज आ गया सभी का एवरेज। एवरेज का मतलब होता है जितने भी नंबर्स हैं उनका ये पहले योग करेगा और फिर नंबर्स की संख्या से उसमें डिवाइड करके बताएगा कि एवरेज कितना आया है। औसत जिसको कहते हैं हिंदी में, ये औसत निकाल के दिया है इस सेल में आपको, ठीक है। अभी एवरेज के बाद आते हैं इफ फॉर्मूला पे। इफ क्या होता है? ये क्या करता है? ये शर्तों के आधार पर आपको परिणाम देता है, ठीक है। यदि शर्त सही होगी तो आप जो भी वैल्यू देंगे वहां पर वो वैल्यू आ जाएगी। यदि आपकी शर्त के अनुसार वो गलत है तो वहां पर जो भी वैल्यू आप देंगे वो लिखा हुआ आ जाएगा। उदाहरण के लिए देख लेते हैं हम यहाँ पे,
जैसे आपको यहाँ पर कुछ सेल दिख रही हैं, ये आपको यहाँ पर कुछ सेल दिख रही हैं और यहाँ पर कुछ वैल्यू पुट की हुई है, ठीक है? अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो भी वैल्यू 5 से बड़ी है या 7 से बड़ी है, उनके आगे राइट लिख के आ जाए और बाकी वैल्यूज के आगे रॉन्ग लिख के आ जाए, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पर एक वैल्यू छोटी कर देता हूँ, 2-3 वैल्यू, ठीक है? अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो भी वैल्यू 5 से छोटी है उसके आगे राइट लिख के आए और जो भी वैल्यू 5 से बड़ी है उसके आगे रॉन्ग लिख के आए इधर पे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, सिंटेक्स लिखेंगे इज इक्वल इफ, ब्रैकेट लगाएंगे, इसके बाद शर्त हमको देनी होगी जो भी हम शर्त लिखना चाह रहे हैं। मान लीजिए ये G2 को हम लिखना चाह रहे हैं, G2 कॉलन G11, G11 और हमने यहाँ पे शर्त दी है इज ग्रेटर देन F5, देन हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है रॉन्ग, ठीक है? और अगर ये शर्त हमारी पूरी नहीं करेगा तो हमको लिखना है राइट, ठीक है? यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज किया मैंने और यहाँ पर एंटर किया। ये देखिए यहाँ पर जो भी वैल्यू 5 से छोटी है उसके आगे आपको राइट दिख रहा है और जो भी वैल्यू 5 से बड़ी है उसके आगे आपको रॉन्ग दिख रहा है लिखा हुआ, ठीक है? क्योंकि मैंने फॉर्मूला में यही दे रखा था कि जो भी वैल्यू 5 से बड़ी होगी उसके आगे आपको रॉन्ग लिखना है। ये आप फॉर्मूला देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिख भी रहा है किस तरीके से फॉर्मूला लगाया जाता है, ठीक है? रॉन्ग राइट ये दो वैल्यूज दी थी और यहाँ पर उसी अनुसार ये काम हो गया। अभी तो ये छोटा डेटाबेस है तो आपको आसान लग रहा है काम, ये तो हम खुद से भी टाइप करके लिख सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा, पर इसका जनरली यूज बहुत बड़े बड़े डेटाबेस में किया जाता है जहां पर आपको लाखों में ऐसा डाटा मिलेगा, लाखों रोज होंगी वहां पे, तब आप लाख बार तो रॉन्ग राइट टाइप करेंगे नहीं, वहां पे सिंपल से ये फॉर्मूला आपको यूज करना होता है और ऑटोमेटिक काम हो जाता है, ठीक है? इसके बाद हम देखेंगे काउंट फंक्शन को कि काउंट फंक्शन क्या होता है। अब काउंट फंक्शन के लिए हम इस वाले कॉलम के डेटा का यूज करते हैं और यहाँ पर हमको पता करना है कि ये टोटल जो सेल्स हैं वो कितनी है, इस आई वाले कॉलम में कितनी टोटल सेल्स हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल काउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ इस सेल को एक्टिव करेंगे क्योंकि इस सेल में ही हमें परिणाम चाहिए, अपना रिजल्ट चाहिए, तो इस सेल को एक्टिव किया और यहाँ पर फॉर्मूला डालेंगे हम इज इक्वल काउंट और ब्रैकेट I2 कॉलन I11, ठीक है? ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर दबाएंगे और यहाँ पर हमें पता चल गया कि हमारे पास 10 सेल्स हमारे पास अवेलेबल है इस वाले कॉलम में, ठीक है? ये होता है काउंट फंक्शन। अभी जैसे काउंटा होता है एक होता है काउंटा फंक्शन। काउंटा फंक्शन क्या होता है, ये काउंटा फंक्शन होता है एक ठो, इसमें तो सिर्फ काउंट में आपकी नंबर्स की गिनती करता है, यदि नंबर वाली वैल्यू है तभी गिनती करेगा, अन्यथा में ये गिनती नहीं करता है। जिस सेल में आपका कोई अक्षर लिखा हुआ आएगा वहां पे उस सेल को ये छोड़ देता है। ये काउंट जो फंक्शन है वो सिर्फ नंबर वाली सेल्स को ही काउंट करता है जिसमें नंबर वाली वैल्यू होती है, लेकिन काउंटा फंक्शन में आपकी सारी सेल्स काउंट करता है, चाहे उसमें नंबर हो या फिर कुछ भी हो, एक्स वाई जेड नाम हो, कुछ भी हो, वैल्यू अक्षर कुछ भी। जैसे मैं यहाँ पर एक नाम टाइप कर देता हूँ राम, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि ये राम वाली जो सेल है ये भी काउंट होकर आए, तो यहाँ पर क्या होगा, हम फंक्शन लगाएंगे, यहाँ पे मेरे को रिजल्ट चाहिए और यहाँ पे हम लगाएंगे काउंटा इज इक्वल काउंटा I2 और ये I12 तक हो गया, अभी I12 ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंटा फंक्शन में 11 सेल्स आ गई, यानी ये अक्षर वाली सेल्स भी इसने काउंट कर लिए है। लेकिन अगर हम यही काउंट फंक्शन में ही इसको काउंट करते तब भी ये अक्षर वाली सेल्स को छोड़ देता, क्योंकि काउंट फंक्शन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर्स वाली सेल्स को ही काउंट किया जाता है, ठीक है?
जैसे हम काउंट वाली यहाँ पे देख लेते हैं, काउंट में अगर हम यहाँ 12 भी डाल देंगे तब भी ये सिर्फ और सिर्फ 10 सेल्स ही दिखाएगा। देखिए ये 10 सेल्स ही अभी दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे I12 डाला हुआ है मैंने, और यहाँ पर भी I12 है, लेकिन यहाँ पर 11 सेल्स हो गए और यहाँ पर आपकी 10 सेल्स ही हैं। फिर भी मैंने I12 डाला हुआ है, क्यों? क्योंकि इसने ये अक्षर वाली सेल्स है, ये काउंट नहीं करता है, ये सिर्फ नंबर वाली सेल्स को ही काउंट करता है। आगे हम देखेंगे ट्रिम फंक्शन हो गया, लेफ्ट फंक्शन हो गया, कॉनकैट फंक्शन और लेन फंक्शन, इन सभी को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेन फंक्शन क्या होता है। लेन फंक्शन में आपका कुल अक्षरों की गिनती की जाती है कि किसी शब्द में कितने अक्षर हैं। जैसे मुझे यहाँ पाकिस्तान में पता करना है कि यहाँ कितने अक्षर हैं, तो सिंपली मैं यहाँ पे यूज करूंगा लेन फंक्शन। लेन ब्रैकेट इज इक्वल से शुरुआत करेंगे हम, लेन ब्रैकेट, और मुझे चाहिए है L10 का, L10 का रिजल्ट चाहिए, तो L10 दबाएंगे और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ये देखिए आपको दिखा दिया कि इसमें पाकिस्तान में कितना अक्षर है, 8 अक्षर है। चलिए इसको और थोड़ा सा ट्रिकी बनाते हैं और पाकिस्तान में हम स्पेस देके इज अ कंट्री, ठीक है, ये लिख देते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि इसमें कितने अक्षर आ रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कितना अक्षर आया, 21 अक्षर आया। अब इस सेल में आप कुछ भी चेंज करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक रिजल्ट चेंज हो जाएगा अपने मन से। ये भी एक्सेल का एक यूज होता है, ठीक है। जैसे ही आपने एक बार फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला लगाने के बाद जैसे ही आप सेल में चेंजेस करेंगे तो सेल के रूल में भी चेंजेस हो जाएंगे, उसी हिसाब से ये परिवर्तन करके अपने जो रिजल्ट है वो भी देगा। अभी पाकिस्तान में 8 अक्षर था, 2 अक्षर इज में हो गया यार, और ए में 1 अक्षर 11 हो गया, 3 14 और 4 18, और 3 बार हमने स्पेस दिया है, यानी विद स्पेस काउंट करेगा, 21 अक्षर आएगा। ये लेन फंक्शन के अंतर्गत ये आपको रिजल्ट दिखा है। इसके बाद हम देखेंगे कॉनकैट फंक्शन क्या होता है। कॉनकैट फंक्शन जनरली सेल्स के अंदर की वैल्यूज को आपस में एक साथ करके एक सेल में लिखता है। जैसे यहाँ पर आप अलग अलग सेल्स देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि 2 सेल्स का डाटा है एक ही सेल्स में मेरे को दिखे, तो वो कॉनकैट फंक्शन के थ्रू होता है। जैसे इस सेल पे मैं इंडिया और फ्रांस को एक साथ देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इज इक्वल सिंटेक्स टाइप करूंगा, इज इक्वल कॉनकैट और इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, और इंडिया और फ्रांस का हम सेल नंबर देखेंगे, इंडिया का L4 और फ्रांस का L5, तो यहाँ पर L4 और कॉमा L5। अब यहाँ पे कॉनकैट में क्या है कि कॉलन का यूज नहीं किया जाता है बल्कि कॉमा का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर दबाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया और फ्रांस एक साथ आपको एक सेल में डाटा दिख रहा है, ठीक है। तो ये कॉनकैट फंक्शन का यूज होता है। अभी एक दिक्कत और है इस कॉनकैट फंक्शन में कि आपको इसके बीच में एक गैप नहीं नजर आ रहा है, जो स्पेस होना चाहिए दोनों नाम के बीच में, आप विद स्पेस इनको एक साथ एक करना चाह रहे थे, तो उसके लिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंजेस करना होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको अलग से दिखाना होता है कि यहाँ पे आपको स्पेस भी देना है, कॉमा के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत एक स्पेस को रख दूंगा और फिर कॉमा लगा दूंगा, ठीक है। अभी जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए इंडिया और फ्रांस अलग अलग एक साथ दिखने लगे हैं एक ही रो के अंतर्गत, ठीक है। अगर आप L6 को भी जोड़ना चाहें तो यही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, और कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा फिर स्पेस फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फिर कॉमा, और फिर यहाँ पर L6 लिख देंगे, तो यहाँ पर L6 की भी वैल्यू आ जाएगी। अभी इसको सेल को बड़ा कर देते हैं हम, तो आपको पूरा नाम दिखेगा इंडिया फ्रांस जर्मनी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया फ्रांस जर्मनी एक साथ आपको दिखने लगा है। तो ये होता है कॉनकैट फंक्शन का यूज। इसको छोटा कर देते हैं सेल को, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्मूला भी जब भी आप इस सेल पे क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्मूला दिख जाएगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया है। तो कॉनकैट और लेन को हमने समझ लिया है। आगे हम देखेंगे ट्रिम फार्मूला क्या होता है। ट्रिम फार्मूला में यदि कोई अतिरिक्त स्पेस होता है किसी शब्द के अंतर्गत तो उसको हटाकर ये ट्रिम करता है, शब्द को मतलब छोटा करता है। मान लीजिए अभी इंडिया तो यहाँ सही लिखा हुआ है, इंडिया को हम थोड़ा सा
गड़बड़ तरीके से लिखते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रिपल स्पेस दिया मैंने, फिर लिखा यहाँ पे इज, फिर डबल स्पेस दिया ए, फिर ट्रिपल स्पेस दिया कंट्री। ठीक है, ये यहाँ पर सेल में लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है इंडिया इज ए कंट्री ट्रिम होकर इस सेल में आ जाए। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंटेक्स यूज करेंगे, इज इक्वल ट्रिम, और जिस भी सेल को हमें ट्रिम करना है उसका नेम देना होगा। जैसे ये L4 में है तो हम यहाँ पर लिखेंगे L4, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इसको सिंपली एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रिम होकर आपका सिंपल इंडिया इज ए कंट्री विद अ सिंगल स्पेस आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो ट्रिपल स्पेस था, किसी के बीच में डबल स्पेस था, वो ट्रिम होकर आपको इंडिया इज ए कंट्री सिंगल स्पेस के साथ दिखने लगा है। ठीक है, अब ये तो हो गई ट्रिम की बात। अब हम आगे देखेंगे ट्रिम के बाद लेफ्ट का फॉर्मूला किस तरीके से यूज होता है। जैसे यहाँ पर आप जर्मनी देख पा रहे हैं, जर्मनी में, एक मिनट, यहाँ पर जर्मनी में हम एक लेटर और ऐड कर देते हैं, कंट्री। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें हमें इसके कुछ लेफ्ट के अक्षर चाहिए हैं, इस सेल के, जर्मनी कंट्री के कुछ लेफ्ट के अक्षर चाहिए, तो तब लेफ्ट फॉर्मूला का यूज किया जाता है और ये टेक्स्ट के कुछ शुरुआती अक्षर देता है। जैसे हमें यहाँ पर जर्मनी कंट्री का सिर्फ जर्मनी चाहिए, तो हम यहाँ पर सिंटेक्स यूज करेंगे। जैसे इज इक्वल लेफ्ट और ब्रैकेट लगाएंगे, जिस सेल का भी चाहिए हमें। तो ये जर्मनी कंट्री है आपकी L6 की, तो यहाँ पर ब्रैकेट यूज करेंगे, L6 लिखेंगे, और कितना लेटर चाहिए आपको इसका, तो लेटर कितना चाहिए उसके लिए कॉमा लगा के आपको बताना होगा कि कितना लेटर चाहिए। तो यहाँ कॉमा लगाया हमने और लिखा 7 लेटर चाहिए मेरे को, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर दबाया, तो यहाँ पर सिर्फ आपको जर्मनी दिख रहा होगा। ये लेफ्ट के कुछ अक्षर उठा के देता है, ठीक है, बाएं तरफ के। तो ये लेफ्ट फॉर्मूला इस तरीके से यूज किया जाता है। आगे हम देखेंगे, लेफ्ट हो गया, ट्रिम हो गया, कॉन्कैट हो गया, लेन हो गया है। ठीक है, काउंट फंक्शन समझ लिया, काउंटर समझ लिया है। आगे देखते हैं, फ्लोर फंक्शन को देख लेते हैं। फ्लोर फंक्शन में क्या होता है, जनरली फ्लोर जो फंक्शन होता है वो यूज किया जाता है एक राउंड फिगर वैल्यू पाने के लिए। मान लीजिए ये 9 है और हमको 4 के मल्टीपल में इसके इस वैल्यू के नीचे की राउंडेड वैल्यू चाहिए है, तब इस फ्लोर फंक्शन का यूज किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर सेल में, एन सेल में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखी हुई है, 9, 10, -8.3, 9.7, इस तरीके की वैल्यू लिखी हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि इनके राउंडेड फिगर 4 के मल्टीपल या 5 के मल्टीपल में वैल्यू यहाँ पे मेरे को सेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोर फंक्शन का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने फंक्शन लगाया हुआ है इज इक्वल फ्लोर और n2 और डैश n10। ठीक है, यानी n2 सेल से लेकर के n10 सेल तक की वैल्यू मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की है, जिसका मुझे फ्लोर वैल्यू चाहिए है। और फ्लोर वैल्यू का मतलब होता है कि आपको जो भी वैल्यू दी है आपने, उसकी मल्टीपल, किसी भी नंबर का मल्टीपल में नीचे की वैल्यू लेनी होती है आपको। जैसे यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, अभी मेरे को 4 के मल्टीपल में इसके नीचे, सबसे नीचे जो करीबी वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर 8 आया है, वो किस तरीके से आया, क्योंकि यहाँ पर मैंने 4 डाला हुआ था, तो 4 के मल्टीपल में जो है 8, 9 के नीचे सबसे करीबी वैल्यू है, 10 के नीचे इसी तरह से 8 है जो 4 की 4 के मल्टीपल में सबसे करीबी वैल्यू है। यानी 4 का मल्टीपल है 8, 12, 8, 8, 4, तो इसके इस वैल्यू के नीचे की सभी 4 की राउंडेड फिगर वैल्यू यहाँ पर मिलती है फ्लोट फंक्शन के अंतर्गत। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, मेरे को 5 की राउंडेड फिगर वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर मैं 5 पुट करूंगा और यहाँ पर मेरे को सारी वैल्यू जो है 5 के राउंडेड फिगर में मिल गई। जैसे यहाँ पर 9 के नीचे की 5 की राउंडेड वैल्यू क्या है, 5, 10 की 10 ही है, -8.3 की -10, क्योंकि -8.3 से छोटा है -10 और ये 5 का मल्टीपल भी है। ठीक है, यहाँ पर 9.7 से छोटा है 5 और 5 का मल्टीपल भी है। तो
इस तरीके से यहाँ पर फ्लोर की वैल्यू मिल जाती है हमको। अब क्वेश्चन जनरली किस तरीके से पूछता है, जैसे यहाँ पर ये फ्लोर फंक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर रूल लिखा हुआ है, आपको बोल देगा कि मान लीजिए M2 सेल में 9 है और वहाँ पर ये फ्लोर फंक्शन आपको दे देगा कि फ्लोर फंक्शन ये लगाया तब वहाँ पर क्या वैल्यू हमें मिल सकती है। ठीक है, तो आपको ये देखना है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप जैसे यहाँ फ्लोर फंक्शन में 5 देख रहे हैं तो आपको यहाँ से समझना है कि ये 5 का मल्टीपल मांग रहा है। यहाँ पर वैल्यू दी है 9, 9 दी है तो 5 का जो मल्टीपल है 5 होता है, 10 होता है, लेकिन नीचे की वैल्यू होती है हमेशा फ्लोर में, तो 9 के नीचे की वैल्यू 5 के मल्टीपल में 5 होती है, तो बस यही आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, इसी तरीके से एब्सोल्यूट वैल्यू को देख लेंगे। एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है? एब्सोल्यूट फंक्शन जो होता है वो बस बहुत सिंपल होता है, उसमें जो माइनस की वैल्यू होती है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, बाकी उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। जैसे यहाँ -8.3 था, यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू में 8.3 आ गया। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू का जनरली सीधा सा फंक्शन होता है और इसका रूल भी बहुत सिंपल होता है, इज इक्वल ABS एब्सोल्यूट लिखना होता है N2 से N10, जहां तक कि आप सेल सेलेक्ट करेंगे वहां तक ही आपको एब्सोल्यूट वैल्यू दे देता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सीलिंग फंक्शन क्या होता है। सीलिंग फंक्शन जस्ट फ्लोर का उल्टा होता है। सीलिंग फंक्शन में फ्लोर में आपको यहाँ पर जो भी मल्टीपल आप देते थे उसके नीचे की वैल्यू मिलती थी, लेकिन सीलिंग फंक्शन में जो भी आप मल्टीपल देंगे उसके ऊपर की वैल्यू मिलेगी। जैसे यहाँ वैल्यू हमने दे रखी है 6.9। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि 6.9 की 3 के मल्टीपल में इसके ऊपर की वैल्यू मिले। ठीक है, तो 3 के मल्टीपल में 6.9 के ऊपर की वैल्यू क्या होगी? 9 होगी, क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है, 6 आता है, फिर 9 आ जाता है, फिर 12 आता है। तो यहाँ पर 6.9 से ऊपर जो वैल्यू 3 के मल्टीपल में 9 है, 5.3 दिया है यहाँ पर, और 5.3 में 3 के मल्टीपल में जो ऊपर की वैल्यू है वो कितनी है? 6 है यहाँ पर। 36.9, अब 36.9 के ऊपर की वैल्यू 3 के मल्टीपल में कौन सी है? 39 है। ठीक है, तो यहाँ सीलिंग और फ्लोर जस्ट उल्टे होते हैं। फ्लोर में आपको नीचे का मल्टीपल मिलता है और सीलिंग में आपको ऊपर का मल्टीपल मिलता है, जो भी आप यहाँ पर मल्टीपल देंगे। जैसे यहाँ पर मैं यदि 4 सिलेक्ट करूं, देखिए यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर इस फंक्शन को चेंज करके 4 का मल्टीपल चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं जस्ट 3 की जगह 4 लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ जैसे, तो यहाँ पर 4 के मल्टीपल्स आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, अब 6.9 के ऊपर जो भी 4 का मल्टीपल होगा वो यहाँ पर शो हो रहा है आपको 8। 5.3 में जो भी 4 का मल्टीपल इससे ऊपर होगा वो यहाँ शो हो रहा है 8। ठीक है, तो यहाँ सिंपली 4 का टेबल लिखा हुआ है और आप देख भी सकते हैं कि ये 4 के सारे मल्टीपल लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी अभी 5 के मल्टीपल लिखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर फंक्शन में 5 डाला हुआ था। तो आप समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है फ्लोर, सीलिंग, एब्सोल्यूट। आगे हम देखेंगे मैक्स फंक्शन और मिनिमम फंक्शन का, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, अब यहाँ पर ये आप पूरा कॉलम देख रहे हैं और पूरे कॉलम में कुछ वैल्यू यहाँ पर सेल में लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर सेल में जो भी वैल्यू लिखी हुई है, अब यहाँ पर मुझे चाहिए कि मैक्स फंक्शन लगा के सबसे बड़ी वैल्यू इन पूरी सेल्स की पता चल जाए कि इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो सिंपल मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैक्स फॉर्मूला लगाया हुआ है और सेल का नंबर डाला हुआ है कि किस सेल से किस सेल तक में बड़ी वैल्यू चाहिए सबसे। तो यहाँ पर S2 से S10 तक का लिखा हुआ है कि S2 से S10 तक की जो भी सबसे बड़ी वैल्यू है वो मैक्सिमम फंक्शन के आप अंतर्गत ये देख पा रहे हैं। यहाँ पे 9 जो है सबसे बड़ी वैल्यू है, जो कि ये दिख रही है आपको इस सेल में। ठीक है, ये इस सेल में आपको दिख रही है और यहाँ पर मैक्स फंक्शन में उसी को दिखा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्स फंक्शन आप देख सकते हैं। फिर मिनिमम फंक्शन में सबसे छोटी वैल्यू आपको मिल जाएगी और मिनिमम फंक्शन का भी जो सिंपल सा रूल होता है, मिनिमम फंक्शन में हमको यूज करना होता है मिनिमम और S2 से S11 जो भी सेल आप डालेंगे यहाँ पर रेफरेंस में, यहाँ पर उसकी मिनिमम वैल्यू जैसे 2.7 ये मिनिमम थी, तो यहाँ पर इसने मिनिमम फंक्शन के अंतर्गत दिखा दिया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कोशेंट। कोशेंट क्या होता है? कोशेंट जनरली 2 सेल में काम करता है, ये पूरी सेल में काम नहीं करेगा। मान लो आप एक कॉलम का कोशेंट निकालना चाहो तो वो वहां पर काम नहीं करता है, क्यों? कोशेंट का मतलब क्या होता है? भाग। ठीक है, भाग में आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर 2 ही सेल्स के अंतर्गत हम ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 10 और 5 के अंतर्गत ऑपरेशन किया हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा कोशेंट 10 न्यूमरेटर और 5 डिनोमिनेटर। ठीक है,
अब 5 का आप 10 से भाग देंगे तो जनरली क्या आएगा 2, जो कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो 5 का 10 से भाग देने पे 2 आएगा। अब जैसे इस सेल में भी ऑपरेशन किया हुआ है क्वोशिएंट 8 और 4 का, तो यहाँ पर 2 वैल्यू देनी होती है, बीच में कॉमा लगाना होता है, यानी 8 का 4 से क्वोशिएंट करने पर भी 2 आता है, भागफल क्या आता है 2 आता है, तो ये क्वोशिएंट फॉर्मूला होता है। इसमें सिर्फ 2 सेल्स के बीच में ऑपरेशन कर सकते हैं। पहली जो वैल्यू होती है वो होती है न्यूमरेटर, दूसरी वैल्यू होती है डिनोमिनेटर, जिससे आपको भाग देना होता है। तो 4 में 8 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर भागफल आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हम सभी सेल्स का कर सकते हैं, जितनी सेल्स का आप प्रोडक्ट करना चाहें उतनी सेल्स का कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर किया हुआ है U7, U8 और U9 सेल का, यहाँ फॉर्मूले में देख पा रहे होंगे U7, U8, U9, यानी कि इससे 18, 13 और 11 का मैंने मल्टीपल किया हुआ है, और यहाँ पर आप रिजल्ट देख पा रहे हैं 2574, ये रिजल्ट आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ये वाली वैल्यू जो लिखी हुई है ये U5 से लेकर U10 तक का मल्टीपल है, यानी कि 5, 4, 18, 13, 11 और 9, इन सभी का जो मल्टीपल आया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है 46, 33, 20, ठीक है। तो ये सभी सेल्स का प्रोडक्ट है। जिनका भी जितने भी सेल्स का आप प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं या तो आप अलग अलग मेंशन कर सकते हैं या एक साथ मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने किया हुआ U5 से U10 तक का मल्टीपल कितना होगा, तो U5 और U5 से लेकर U10 में जितने भी वैल्यू होंगे उन सबका प्रोडक्ट यानी मल्टीपल कर देगा। आगे हम देखेंगे अगला फंक्शन। अगला फंक्शन है जो हमारा वो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या करना होता है, फैक्टोरियल का मतलब आप समझ ही होंगे, गुणनखंड निकालना, ठीक है। और जैसे 8 है, ठीक है, 8 का आपको फैक्टोरियल निकालना है तो कितना आएगा 4320। 8 का फैक्ट मतलब फैक्टोरियल जो होता है यहाँ पर इस तरीके से निकाला जाता है, जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे 8 का फैक्टोरियल 8 मल्टीप्लाई 7, इस तरीके से 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, इस तरीके से 1 तक जाएंगे तो ये फैक्टोरियल कहलाता है। फैक्टोरियल के अंतर्गत यहाँ पर आपको वैल्यू दी हुई है, जब हम 8 का 1 तक गुणा करते जाएंगे घटाते हुए तो जो भी गुणनफल आएगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे 12 का आप जब 12 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो जो भी गुणनफल आएगा वो यहाँ लिखा हुआ है, और इसका सिंपल सा रूल होता है फैक्ट और ब्रैकेट लगा के आपको बीच में वैल्यू लिखनी होती है, जिस भी वैल्यू का आपको फैक्टोरियल चाहिए होता है। जैसे यहाँ पर 10 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है कि 10 को जब 1 तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। आगे देखेंगे जीसीडी। जीसीडी मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, जिसे मासा कहते हैं, ठीक है। मासा में आप किसी भी सेल का रेफरेंस देंगे, जैसे यहाँ पर रूल में लिखा हुआ है जीसीडी U2 से U5, U2 यानी कि यहाँ से 8 से लेकर के 5 तक का मैंने मासा निकाला हुआ है एक साथ, 8, 12, 10, 5, इन चारों का मासा क्या आया हुआ है 1 आया हुआ है। इस 2 में U3 और U4 का मासा निकाला हुआ है, ये U3 12 और U4 10, 12 और 10 का मासा कितना है 2 आया है, महत्तम समापवर्तक। इस 2 में हमने U6 और U7 का मासा निकाला हुआ है, यानी 4 और 18 का, 4 और 18 का भी मासा कितना आया है 2 आया है। यहाँ पर 9 और 6 का अलग अलग वैल्यू देके, यहाँ पर सेल का रेफरेंस नहीं दिया है मैंने, सिर्फ वैल्यू का रेफरेंस दिया है। अगर आप किन्हीं दो वैल्यू का ही नंबर्स देके ही मासा निकालना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर बीच में कॉमा लगाना होता है, वैल्यू के बीच में कॉमा, और सेल का रेफरेंस दे रहे हैं तो फिर कॉलन लगाना होगा। तो ये महत्तम समापवर्तक 9 और 6 का निकाला, और यहाँ पर महत्तम समापवर्तक आया 3, ठीक है। अब देखते हैं हम एम राउंड फार्मूला क्या होता है। एम राउंड फार्मूला कहलाता है कि आप किसी नंबर्स का या किसी सेल का कोई मल्टीपल निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर एम राउंड फॉर्मूला के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर U2 यानी 8 का मेरे को राउंड फिगर चाहिए है 4 के मल्टीपल में, तो यहाँ देखिए फ्लोर और सीलिंग में क्या होता था कि आप ऊपर नीचे सेट कर सकते थे, 4 के मल्टीपल में एग्जैक्ट नहीं देता था, ठीक है। यहाँ पर एम राउंड में क्या होता है, जो सबसे नजदीक होगा वो देगा यहाँ पर मल्टीपल के रूप में। जैसे यहाँ पर 8 है, अब मुझे इस सेल में चाहिए कि 4 का मल्टीपल जो इस 8 के सबसे ज्यादा करीब हो, भले ही ऊपर हो या नीचे हो,
तो यहाँ पर वो मुझे सेल में मिल जाए। तो यहाँ पर एम राउंड में जनरली फॉर्मूला लगाया मैंने U2, 4 यानी 4 का मल्टीपल चाहिए मुझे U2 सेल के लिए, 8 के लिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पर 8 के लिए 4 के मल्टीपल में सबसे करीबी वैल्यू 8 ही है, फिर 12 में 12 ही है, 10 के लिए सबसे करीबी वैल्यू कौन सी है 12, 5 के लिए 4 है सबसे करीबी वैल्यू 4 के मल्टीपल में, ठीक है। 4 1 जा 4, यहाँ पर 4 की सबसे करीबी वैल्यू 4 है, यहाँ पर 18 की सबसे करीबी वैल्यू 20 है, 4 के मल्टीपल में 4 5 जो 20 होता है और 18 के सबसे ज्यादा करीब है, 13 के लिए 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर नीचे का काम नहीं होता है, यहाँ पर जो भी सबसे ज्यादा करीब होगा वो मल्टीपल आता है। लेकिन फ्लोर और सीलिंग में आपको ऑप्शन होता है कि आप किसी मल्टीपल का ऊपरी वैल्यू चाहते हैं या नीचे की वैल्यू चाहते हैं, ठीक है। तो फ्लोर में सबसे नीचे की वैल्यू आती है और सीलिंग में सबसे ऊपर की वैल्यू आती है, एम राउंड में आपकी सबसे करीबी वैल्यू आती है मल्टीपल के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पर रैंडम फंक्शन क्या होता है? रैंडम फंक्शन जनरली यूज किया जाता है यदि आप किसी सेल में 0 से 1 के बीच में रैंडम वैल्यू देना चाह रहे हैं, ठीक है। रैंडम वैल्यू देने के लिए 0 से 1 के बीच में आप यहाँ पर रैंडम फंक्शन का यूज कर सकते हैं और रैंडम फंक्शन का सूत्र होता है यानी रूल होता है इज इक्वल रैंडम यानी रैंड, और यहाँ पर दोनों ब्रैकेट ओपन और क्लोज लगाने होते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 से 1 के बीच में ही सारी रैंडम वैल्यू इसने अपने मन से दे रखी हैं, ठीक है। 0 से 1 के बीच में ही ये काम करता है, बाकी इससे ज्यादा ये वैल्यू नहीं देता है, पर रैंडम वैल्यू देता है। आपको भी पता नहीं होगा कि ये क्या वैल्यू दे सकता है। इसके बाद हम अगला फॉर्मूला देखते हैं, स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना स्क्वायर रूट कहलाता है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है SQRT। जिस भी सेल का आप निकालना चाह रहे हैं उस सेल का आप यहाँ पर स्क्वायर रूट के रूप में रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इस कॉलम में फंक्शन यूज किया है SQRT ओपन ब्रैकेट C16 से लेकर के C26 तक की वैल्यूज का मुझे स्क्वायर रूट चाहिए था, ठीक है। तो 400 का यहाँ पर इसने 20 लिख दिया, 1000 का स्क्वायर रूट 31.62, ठीक है। 15 पैसे 25 1565 25 का स्क्वायर रूट 395.63। इस तरीके से सारी वैल्यू का स्क्वायर रूट इसने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे 484 का स्क्वायर रूट 22 होता है, तो यहाँ पर ये रूल के थ्रू यानी फंक्शन के थ्रू, स्क्वायर रूट के फंक्शन के थ्रू डायरेक्ट आ गया। इसके बाद राउंड फंक्शन देखते हैं, राउंड फंक्शन क्या काम करता है। राउंड फंक्शन जो होता है ये जनरली यूज किया जाता है जैसे कोई दशमलव डेसिमल नंबर्स लिखा हुआ है और डेसिमल में बहुत लॉन्ग नंबर लिखा हुआ है, तो आप चाहते हैं कि सारी वैल्यू एक जैसी दिखाने के लिए हम एक निश्चित पैरामीटर लगा दें कि दशमलव के बाद इतने अंक तक ही कोई नंबर शो हो सकता है, ठीक है। तो राउंड फिगर यूज किया जाता है यानी डेसिमल के कितने अंक बाद तक आपको नंबर चाहिए है वहां पर आपको राउंड फिगर करके वो दे देगा चीजें। जैसे यहाँ पर एक सेल में लिखा हुआ है 67.67893। अब ये डेसिमल के बाद है जो 5 अंक लिखे हुए हैं यहाँ पर 67, 89 और 3, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सिर्फ 3 अंक तक राउंड फिगर होके मुझे दिखे, ठीक है। तो राउंड फिगर का मतलब होता है कि 3 अंक तक दिखाएगा, लेकिन जो तीसरा अंक होगा उसमें वैल्यू घट भी सकती है बढ़ भी सकती है। वो अगर 100 के करीब होगी वैल्यू तो उसमें एक प्लस हो जाएगा, यदि वो 0 के पास होगी या 50 से कम होगी तो फिर क्या होगा माइनस हो जाएगा एक। जैसे यहाँ पर 67893 लिखा हुआ है, अब ये 3 नंबर तक तो राउंड फिगर करेगा, लेकिन जो लास्ट के 2 अंक हैं 93 है जो ये 100 के करीब है, तो ये क्या करेगा 8 में +1 करके यानी इसको 9 कर देगा, राउंड फिगर कर देगा 67.679 इसने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। यानी 893 को इसने 900 राउंड फिगर करके दिखाया है। अब जैसे ये है 789 तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं करेगा क्योंकि ये 3 नंबर्स तक ऑलरेडी है, तो ये सेम टू सेम लिख दिया। अब जैसे यहाँ पर 7834 ये 4 नंबर्स तक था, तो ये क्या करेगा अब यहाँ पर देखेगा 783 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये 4 है जो ये 4 है 0 के करीब है,
इसलिए इसने कोई भी चेंजेस नहीं किए, इसने राउंड फिगर में 78 और 3 यानी 783 ही लिखा हुआ है इस सेल में, यानी 490.783 इसने इस नंबर के हिसाब से कोई चेंजेस नहीं किया, क्योंकि जो 4 है लास्ट वाला ये 0 के करीब है, न कि 10 के करीब या 100 के करीब। ठीक है, अगर हम इसको पीछे 0 माने तो ये 40 है, और 40 100 से करीब है ज्यादा, ये 0 से करीब है, तो ये 0 के करीब है, इसलिए यहाँ लास्ट के नंबर में कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर इसको राउंड फिगर करना था 3 अंक तक, 3 अंक तक राउंड फिगर करना था, तो 093 था, लेकिन 7 के बाद यदि हम 0 मानेंगे तो ये 70 हो जाएगा। 70 100 के करीब होता है, इसलिए 3 में 1 प्लस करेगा, यानी 94 लिखेगा उस चीज को। 0.94 यहाँ इस सेल में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये राउंडेड फिगर का फॉर्मूला होता है। राउंड फिगर में आपके पास डेसिमल में एक जैसे नंबर जितने अंक तक आपको डेसिमल नंबर चाहिए वो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं राउंड फिगर के अंतर्गत। आगे हम देखें सब्स्टिट्यूट फंक्शन। सब्स्टिट्यूट फंक्शन क्या होता है? सब्स्टिट्यूट फंक्शन में किसी भी शब्द में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो सब्स्टिट्यूट फंक्शन यूज किया जाता है। जैसे यहाँ महिमा कश्यप आपको नाम दिख रहा है, यहाँ पर मैं महिमा मिश्रा लिखना चाह रहा हूँ, तो क्या करूँगा, इस कश्यप की जगह पे सिर्फ मिश्रा सब्स्टिट्यूट करूँगा, और इसके लिए फॉर्मूला यूज करूँगा मैं यहाँ पर। सब्स्टिट्यूट, सेल का नंबर लिखा J16, और कश्यप की जगह मुझे मिश्रा लिखना है, तो इन दोनों वैल्यू को मुझे यहाँ पर पुट करना होगा। कश्यप ये पहली वैल्यू है जिसको मेरे को सब्स्टिट्यूट करना है, और जो सब्स्टिट्यूट वैल्यू है वो भी आपको यहाँ पर शो करनी होगी, यानी कश्यप की जगह पे आपको मिश्रा लिखना है। तो ये चीज़ यहाँ पर मैंने मेंशन की, और यहाँ पर महिमा की जगह, महिमा कश्यप की जगह पे महिमा मिश्रा आपको शो होने लगा, तो ये सब्स्टिट्यूट कहलाता है। एग्जैक्ट फंक्शन क्या होता है? एग्जैक्ट फंक्शन में आप किसी भी दो वर्ड को मैचिंग कराते हैं कि इनमें से कुछ सिमिलर है या नहीं है। जैसे महिमा कश्यप और महिमा, इनमें यदि दोनों में से सारी चीजें सिमिलर होंगी तो यहाँ पर ये ट्रू लिखेगा, अन्यथा फॉल्स लिखेगा। अब महिमा कश्यप और महिमा में यहाँ पे दोनों में अंतर है, क्योंकि यहाँ पे कश्यप नहीं लिखा हुआ है, इसने यहाँ पर फॉल्स लौटा दिया। अब इस अर्जुन सिंह और इस अर्जुन सिंह में दोनों एक ही नाम है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट फंक्शन के थ्रू अर्जुन सिंह और अर्जुन सिंह के अंतर्गत यहाँ पर ट्रू लौटाया है, यानी दोनों वैल्यू जब सेम होंगी तो ट्रू लौटा देगा। अब बाहर टेक्स्ट देख लेते हैं। बाहर टेक्स्ट में क्या होता है? बाहर टेक्स्ट होता है थाई भाषा में किसी अंक को परिवर्तित करके दे देता है। जैसे 23 को बाहर टेक्स्ट में इस तरीके से लिखा गया है, 2 को थाई भाषा में इस तरीके से लिखा जाता है, तो ये अंकों को थाई भाषा में कन्वर्ट कर देता है, ये बाहर टेक्स्ट के अंतर्गत आता है। अब एंड फंक्शन को समझते हैं। एंड फंक्शन में क्या होता है? एंड फंक्शन जो यूज किया जाता है वो दो स्टेटमेंट को देकर कुछ शर्तें चेक करने के लिए यूज किया जाता है कि दोनों शर्तें फॉलो कर रहा है हमारा या नहीं कर रहा है कोई भी सेल वैल्यू। जैसे यहाँ 26 है, आप इसमें चेक करना चाह रहे हैं कि ये वैल्यू है जो 15 से भी बड़ी होनी चाहिए और 25 से भी बड़ी होनी चाहिए, तब ट्रू आए, अन्यथा में फॉल्स आए। तो एंड फंक्शन का यूज ही तब किया जाता है जब दोनों ही शर्तें आप फॉलो करवाना चाह रहे हो। एंड का मतलब है और, ठीक है, और का मतलब होता है कि एक वैल्यू और दो वैल्यू, यानी एक स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही सही होने चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने फंक्शन यूज किया एंड n16 इज ग्रेटर देन 15, और दूसरी शर्त दी n16 इज ग्रेटर देन 25, यानी 15 से भी बड़ी होनी चाहिए वैल्यू हमारी और 25 से भी बड़ी होनी चाहिए। उस स्थिति में ये ट्रू लौटाएगा, अन्यथा में क्या होगा, फॉल्स लौटाएगा जब दोनों शर्तें फॉलो करेगा। अब ये 26 देखिए, 26 15 से भी बड़ा होता है और 25 से भी बड़ा होता है, इसलिए ट्रू लौटाया। यहाँ पर ये 12 है जो ना तो 15 से बड़ा है ना ही 25 से बड़ा है, तो ये फॉल्स लौटाया इसने। 67 15 से भी बड़ा है 25 से भी बड़ा है, तो ट्रू लौटाया। इस 20 को देखिए, अब ये 15 से तो बड़ा है लेकिन 25 से बड़ा नहीं है, इसलिए इसने फॉल्स लौटाया। यहाँ पर एक शर्त भी अगर फॉलो नहीं करता है तो फॉल्स लौटा देगा, दोनों नहीं कर रहा है तो भी फॉल्स लौटाएगा, लेकिन अगर दोनों शर्तें फॉलो करेगा तो ट्रू लौटा देगा। तो ये एंड फंक्शन का यूज होता है। जैसे यहाँ पर भी इस कॉलम में जो भी वैल्यू लिखी है इनको मैं चेक करना चाह रहा हूँ, और यहाँ पर शर्त दी मैंने कि यदि कोई वैल्यू 50 से छोटी है लेकिन 30 से बड़ी है तब ट्रू आए, अन्यथा में फॉल्स आएगा। तब तब देखिए ये 34 है जो, ये 50 से तो छोटा है परंतु
30 से बड़ा है, और यही हमारे दो स्टेटमेंट से दोनों फॉलो कर रहा है, इसलिए ट्रू आया। अब इस 23 को देखिए, ये 23 है जो हमारा 50 से तो छोटा है परंतु 30 से बड़ा नहीं है, इसलिए ये फॉल्स आ गया। 50 से तो छोटा है 23 परंतु 30 से बड़ा नहीं है, इसलिए फॉल्स आया। यानी एक शर्त भी फॉलो कर रहा होगा तब भी ये फॉल्स ही लौट आएगा, जब तक कि दोनों शर्तें फॉलो नहीं कर रहा होगा। अब नॉट फंक्शन क्या होता है? नॉट फंक्शन यूज किया जाता है किसी नेगेटिव स्टेटमेंट को चेक करने के लिए, जब कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आपको चेक करना होता है। जैसे इस 3 को चेक करना चाह रहा हूं मैं कि ये 4 से छोटा नहीं है, तब ये ट्रू लौट आएगा, अन्यथा में फॉल्स लौट आएगा। नेगेटिव में देखिए, नॉट में नॉट फंक्शन यूज किया, R16 इज ग्रेटर देन 4, और नॉट पहले लगा हुआ है, इसका मतलब है कि नेगेटिव आप चेक करना चाह रहे हैं कि R16 है जो 4 से बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर 3 है, इसलिए इसने यहाँ ट्रू लौटा है क्योंकि ये 4 से बड़ा नहीं है। ये 6.5 है, ये 4 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर फॉल्स आ गया। ये 2.3 है, ये 4 से बड़ा नहीं है, इसलिए ट्रू आया। तो यहाँ पर नेगेटिव स्टेटमेंट चेक किए जाते हैं। अब और फंक्शन देख लेते हैं। और फंक्शन यूज कब किया जाता है? और फंक्शन यूज किया जाता है जब दो स्टेटमेंट दिए हों, उनमें से कोई भी एक सही हो जाए तो वहाँ पे और फंक्शन का यूज किया जाता है। यदि दो स्टेटमेंट में से आपका कोई एक स्टेटमेंट भी फॉलो कर गया तो वहाँ पर ट्रू आएगा, अन्यथा में फॉल्स आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने रूल लगाया 70 से बड़ा नंबर और 300 से बड़ा नंबर, यानी 70 से भी बड़ा होना चाहिए और 300 से भी बड़ा होना चाहिए। अब इन दो शर्तों में से जो भी शर्त फॉलो कर लेगा कोई एक, वो ट्रू हो जाएगा, अन्यथा में फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर 43.3 है, ये ना तो 70 से बड़ा है और ना ही 300 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर फॉल्स आ गया। ये 97.8 देखिए, ये 70 से बड़ा है लेकिन 300 से बड़ा नहीं है। अब 70 से बड़ा हो गया तो हमारी एक शर्त फॉलो कर ली, इसलिए यहाँ पर ट्रू आ गया। ये 432 देखिए, ये 70 से भी बड़ा है और 300 से भी बड़ा है, दोनों शर्तें फॉलो कर रही हैं, तब भी ट्रू ही लौट आएगा यहाँ पर। तो और में यदि एक शर्त भी लौटा रहा, एक शर्त भी फॉलो कर रहा है तो वहाँ पर ट्रू लौट आता है। इसके बाद देखेंगे जॉर फंक्शन। जॉर फंक्शन में केवल एक ही शर्त फॉलो होनी चाहिए। यहाँ पर शर्त यही है कि केवल एक ही स्टेटमेंट आपका फॉलो होना चाहिए, तभी ट्रू लौटाएगा। अगर दोनों स्टेटमेंट फॉलो करेगा तो ट्रू नहीं लौटाएगा। अगर दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट फॉलो नहीं करेगा तो भी ट्रू नहीं लौटाएगा। अब जैसे यहाँ मैंने चेक करना चाहा कि जो भी नंबर 40 से बड़ा है या 70 से छोटा है, उनमें से यदि कोई भी एक शर्त फॉलो कर रहा है, केवल एक, ठीक है, कोई भी केवल एक शर्त फॉलो करेगा तभी ट्रू लौटाएगा। ये 54.8 देख रहे हैं आप, ये 40 से बड़ा है और 70 से छोटा है, यानी दोनों शर्त हमारी फॉलो कर गया तो फॉल्स हो गया। ये यहाँ 32.8 को देखिए, ये 40 से तो बड़ा नहीं है लेकिन 70 से छोटा है, तो 40 से बड़ा नहीं है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट गलत हो गया तो यहाँ पर इसने ट्रू लौटा दिया, यानी हमारा सिर्फ एक स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है। जैसे अब इस 165.87 को देखिए, ये हमारा वैल्यू है जो 40 से बड़ा है पर 70 से छोटा नहीं है, तो यहाँ पे 70 से छोटा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, लेकिन 40 से बड़ा है, सिर्फ ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए यहाँ पर ट्रू आया। तो ये जोर फंक्शन है, जब केवल एक शर्त ही फॉलो कर रहा होगा तभी ट्रू लौटाएगा, अन्यथा में फॉल्स लौटाएगा। अब इफ फंक्शन को देख लेते हैं। इफ फंक्शन क्या काम करता है? इफ फंक्शन में जब आप दो तीन शर्तें देना चाह रहे हो और उसके आधार पर कोई वैल्यू पुट करना चाह रहे हो सेल के अंतर्गत, तो इफ फंक्शन का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर इसको आप स्टूडेंट के मार्क्स की तरह देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट के मार्क्स लिखे हुए हैं, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यदि किसी बच्चे के 90 या 90 से ज़्यादा नंबर हैं तो उसके सामने पास विद फर्स्ट डिवीजन लिख के आए। यदि किसी बच्चे के 33 से ज़्यादा या 33 नंबर है तो उसके आगे सेकंड डिवीजन लिख के आए। और यदि किसी बच्चे के सिर्फ 30 से ज़्यादा ही नंबर है लेकिन 33 से कम है तो वहाँ पर फेल लिख के आए। ठीक है, यहाँ पर ये शर्तें मैंने लिखी हुई हैं इफ फंक्शन के थ्रू। यहाँ मेंशन किया हुआ है V16 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 90, देन लिखना है हमको क्या है, पास फर्स्ट डिवीजन। सेकेंड शर्त दी मैंने V16 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 33, तो लिखना है पास सेकेंड डिवीजन। यहाँ पर थर्ड शर्त भी दी V16 इज ग्रेटर देन 30, तो लिखना है फेल।
ठीक है। इसने 54.8 को देखिए, अब 54.8 है, हमारी सेकंड शर्त को फॉलो कर रहा है, जो V16 इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 33 है, उस वाली शर्त को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसने इसके आगे लिख दिया पास सेकंड डिवीजन। यहाँ 32.8 को देखिए, अब ये हमारी ना तो पहली शर्त को फॉलो कर रहा है, ना सेकंड शर्त को फॉलो कर रहा है, सिर्फ थर्ड शर्त को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसने इसके आगे फेल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इफ फंक्शन में 2-3 शर्तें देंगे और उन शर्तों के आधार पर आप क्या वैल्यू लिखना चाहते हैं उसके आगे वो मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर एक साथ आप वैल्यू लिख सकते हैं ये सारी। अब चूज फंक्शन देख लेते हैं। चूज फंक्शन में आप कुछ 3-4 वैल्यू देंगे और किसी सेल में आप कौन सी वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं ये बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 4 वैल्यू दी, रेड, ग्रीन, वॉयलेट, ब्लू। अब किसी सेल में मैं चाहता हूँ कि ये ग्रीन आए, तो ये ग्रीन मैंने दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है, तो उस सेल में मैं ये 2 लिखूंगा उसके आगे और एंटर करूंगा जैसे ही, तो यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा, यानी यहाँ पर ग्रीन लिख के आ गया। अब इस सेल में वॉयलेट कैसे आया, वॉयलेट के लिए मैंने यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, क्योंकि वॉयलेट तीसरे नंबर पर वैल्यू दी हुई है मैंने, तो ये 3 लिख दिया, तो यहाँ पर वॉयलेट लिख के आ गया। ठीक है, तो चूज का मतलब होता है कि आप 4-5 वैल्यू में से कौन सी वैल्यू चूज करना चाह रहे हैं, या जितनी भी वैल्यू आप देना चाहें वो सारी इस रूल के अंतर्गत आपको मेंशन करनी होंगी और आपको सिर्फ नंबर बताना होगा कि कौन से नंबर की वैल्यू आपको चाहिए है। ट्रांसपोज फंक्शन को समझेंगे। ट्रांसपोज फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोज फंक्शन का यूज किया जाता है जब आप किसी कॉलम को रो में बदलना चाहें या किसी रो को कॉलम में बदलना चाहें। जैसे मैं यहाँ पर U16 वैल्यू को U16 से लेकर के Y16 तक की वैल्यू को चेंज करना चाह रहा हूँ कॉलम में, इस पूरी रो को चेंज करना चाह रहा हूँ कॉलम में। तो यहाँ पर देखिए ये आपको दिख रहा होगा पूरी वैल्यू कॉलम में आ चुकी हैं। मैंने फंक्शन क्या यूज किया, ट्रांसपोज U16 कॉलन Y16, और ये सारी जो रो थी ये पूरी ये यहाँ पर आपको कॉलम में शो होने लगी। ठीक है, इसी तरीके से यदि कोई कॉलम को आप चेंज करना चाह रहे हैं रो में, जैसे इस कॉलम को रो में चेंज करना चाह रहे हैं आप, तो यहाँ पर ट्रांसपोज फंक्शन के अंतर्गत ये रो में सारी वैल्यू आपको दिख रही होंगी, और ट्रांसपोज फंक्शन का यूज किया V16 कॉलन V22। तो ट्रांसपोज फंक्शन का सिंपल सा यूज है किसी रो को कॉलम में चेंज कर देना और किसी कॉलम को रो में चेंज कर देना। अब देख लेते हैं सम इफ फॉर्मूला क्या होता है। सम इफ फॉर्मूला के अंतर्गत आप किसी अंकों का सम करना चाह रहे हैं लेकिन कुछ शर्तों के आधार पे। जैसे यहाँ पर कुछ कॉलम में आपको वैल्यू दिख रही होंगी, ये कॉलम में सारी वैल्यू लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ शर्तों के आधार पर इनमें से कुछ ही संख्याओं का आप योग करना चाह रहे हैं, तो सम इफ फॉर्मूला का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर 351.47 आपको दिख रहा है, ये इधर पे मैंने फॉर्मूला यूज किया है H16 से लेकर H24 तक की जो भी वैल्यू है आपकी, उनमें आपको 35 से जो भी बड़ी वैल्यू दिख रही है इज ग्रेटर देन 35 लिखा हुआ है, यहाँ पर अलग से मेंशन करना होता है। तो यहाँ पर 35 से जो भी बड़ी वैल्यू होंगी उन सभी का योग कितना है 351.47। अब नीचे वाली सेल में यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप यहाँ पर इस वाली सेल में देख सकते हैं ये 30 से जितनी भी छोटी वैल्यू है इधर पे इस पूरे कॉलम में 30 से जो भी छोटी वैल्यू है उनका योग करेंगे तो 83.54 आएगा, यानी एडिशन उनका 83.54 आने वाला है। तो ये सम इफ फंक्शन के थ्रू आप किसी भी संख्याओं, किसी भी सेल का या किसी कॉलम का आप ऐसी शर्तों के आधार पर योग निकालना चाहते हैं तो सम इफ फॉर्मूला का यूज किया जाता है। अब ऑफसेट फॉर्मूला देख लेते हैं। ऑफसेट का काम क्या होता है? ऑफसेट में हमें जनरली वो वैल्यू मिलती है जो एक सेल दाएं छोड़ के एक सेल नीचे छोड़ के जो भी वैल्यू बचती है वो ऑफसेट वैल्यू कहलाती है। जैसे ये 34 आपको सेल में दिख रहा है, लेकिन हमें ना तो इसके एक सेल दाएं की वैल्यू चाहिए ना ही एक सेल नीचे की वैल्यू चाहिए, इसके बाद जो वैल्यू बच रही है वो ऑफसेट वैल्यू कहलाएगी। जैसे 34 की ऑफसेट वैल्यू क्या है 89, यहाँ पर 76 की ऑफसेट वैल्यू क्या है 89, 998 की क्या है वैल्यू ऑफसेट 45। इस तरीके से ऑफसेट वैल्यू यहाँ पर आती हैं। तो ऑफसेट वैल्यू जैसे आपको बहुत बड़ी डेटा की ऑफसेट वैल्यू चाहिए तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना होता है, इज इक्वल ऑफसेट रो नंबर, आप सेल नंबर लिखेंगे, जो भी सेल नंबर का आपको ऑफसेट वैल्यू चाहिए, जैसे B29 का। अब आपने यहाँ एक एक क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आप चाहते हैं एक
दाएं की सेल छोड़ दे और एक नीचे की सेल छोड़ दे, तो जो भी वैल्यू बचेगी वो ऑफसेट वैल्यू कहलाएगी। आगे देखेंगे हम टुडे फंक्शन। टुडे फंक्शन क्या काम करता है? टुडे का मतलब होता है आज, यानी कि ये आज की तारीख लिख के दे देगा। जो भी आप काम कर रहे हैं, यदि वहां पर आप आज की तारीख लिखना चाह रहे हैं और आपको याद नहीं कि आज कौन सी तारीख है, तो टुडे फंक्शन यूज करेंगे और आज की तारीख आ जाएगी वहां पे। टुडे फंक्शन में सिर्फ टुडे और ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट लगाना होता है, आज की तारीख आ जाती है। इसके बाद तारीख को टाइम के साथ आपको लिखना है, तो नाउ फंक्शन का यूज किया जाता है। नाउ में सिर्फ ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट और नाउ आगे लिखना होता है। ये नाउ का रूल होता है। तो यहाँ पर टाइम आपको दिख जाता है, आज की तारीख दिख जाती है साथ में। ईयर फंक्शन कब यूज किया जाता है? जब आपके पास बहुत सारी तारीख विद मंथ विद डेट दी हुई हो और सिर्फ उसमें आपको ईयर निकालना हो कि कौन सा ईयर है ये, तो यहाँ पर आप ईयर फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पर सारे आपको डेट्स के ईयर पता चल जाएंगे। जो भी यहाँ पर डेट्स दी हुई हैं, इनमें जो जो भी ईयर लिखे हुए हैं वो सिर्फ ईयर आएंगे यहाँ पर। और ईयर फंक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ईयर फंक्शन में आप इज इक्वल ईयर, और जिस भी सेल तक का आपको ईयर चाहिए है, सिर्फ वो रेफरेंस देना होता है आपको। यहाँ पर सभी सेल्स का आपको ईयर दिख जाता है। इसके बाद देखेंगे हम वी लुकअप फॉर्मूला। ठीक है, आप यहाँ पर एक येलो कलर में मार्कशीट देख रहे होंगे। ये मार्कशीट की तरह है एक। यहाँ पर रोल नंबर लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, मार्क्स लिखा हुआ है, रिजल्ट लिखा हुआ है, क्या रिजल्ट है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वी लुकअप हो या एच लुकअप हो, उसमें जो फर्स्ट कॉलम होता है वो नंबर्स वैल्यू का होना चाहिए। मतलब फर्स्ट कॉलम में कभी भी नाम से स्टार्टिंग नहीं हो सकती है, कोई वर्ड से स्टार्टिंग नहीं हो सकती है। तो फर्स्ट कॉलम जो भी होगा वो अंकों वाली वैल्यू का होना चाहिए वी लुकअप या एच लुकअप फॉर्मूला में। ठीक है, उसके बाद आप कुछ भी वर्ड वाली वैल्यू दे सकते हैं, नंबर्स वाली वैल्यू दे सकते हैं। पर यहाँ पर ये वीलू का फॉर्मूला तभी काम करता है जब आपके फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो में नंबर्स वाली वैल्यू दी होंगी। अब जैसे ये मार्कशीट है, किसी बहुत बड़ी मार्कशीट का डाटा है, किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का डाटा है ये, और यहाँ पर आप चाहते हैं कि किसी रोल नंबर के थ्रू आप किसी बच्चे का नाम पता कर लें, किसी बच्चे के मार्क्स पता कर लें, उसका रिजल्ट स्टेटस पता कर लें। तो ये सारी चीज़ें वी लुकअप फॉर्मूला के थ्रू की जा सकती हैं। जैसे यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूला में हम चाहते हैं कि जो 200 जो जिसका भी रोल नंबर है उसका मार्क्स पता चल जाए। तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला यूज किया वी लुकअप 200, यानी हमको 200 रोल नंबर का मार्क्स पता करना है, तो 200 लिखा है यहाँ पर। फिर हम यहाँ पर सेल रेफरेंस देंगे कि कितने में खोजना है आपको ये वैल्यू। तो L29 से लेके, यानी L29 यहाँ से हमारी सेल रेफरेंस शुरू होगी और O37 तक। O37 यानी ये O सेल देख रहे हैं, O कॉलम देख रहे हैं, और 37 रो। तो O37 तक आपको सर्च करना है, यहाँ पे सेल रेफरेंस दिया। फिर अब मार्क्स चाहिए हमें, तो हमें तो पता है कि ऑलरेडी मार्क्स हमारे थर्ड कॉलम में लिखे हुए हैं, थर्ड कॉलम में मार्क्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मार्क्स वाले कॉलम को मेंशन किया, यानी थर्ड कॉलम को मेंशन किया हमने। फिर इसके बाद ट्रू या फॉल्स लिखना होता है। फॉल्स का मतलब होता है कि आपको सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, और ट्रू का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए आपको। जो भी अप्रोक्सीमेट मैच हो सकता है वो आप देंगे, लेकिन हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो सिर्फ फॉल्स लिखना होगा वहाँ पे। तो जैसे ही हम फॉल्स पे लिख के और वहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि 200 रोल नंबर जिसका भी हो उसके 88 मार्क्स हैं। अब आप चाहते हैं कि उसका नाम भी पता चल जाए, तो यहाँ पर आप नाम पता है आपको दूसरे कॉलम में है, तो यहाँ पर सिर्फ कॉलम नंबर चेंज करना होगा, 3 की जगह 2 लिखना होगा, तो वहाँ पर नाम आ जाएगा। आप चाहते हैं कि रिजल्ट का स्टेटस पता चल जाए, तो रिजल्ट के स्टेटस के लिए आपको पता है कि चौथे कॉलम में हमारे पूरी मार्कशीट के डाटाबेस के चौथे कॉलम में रिजल्ट स्टेटस दिए हुए हैं। यहाँ पे आपने कॉलम नंबर चेंज किया, 4 लिख दिए, तो यहाँ पर आपका ये 4 चेंज हो गया, यानी स्टेटस चेंज हो जाएगा, और रिजल्ट में आपका आ गया फेल, यानी कि जिसका भी 200 रोल नंबर है वो फेल है ऑलरेडी। अब यहाँ पर ये देखिए 145 रोल नंबर वाले का आपको नाम पता करना है। ठीक है, 145 रोल नंबर वाले का आपको नाम पता करना है कि नाम क्या है। तो यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूला यूज किया, 145 L29 से O37 तक आपको सर्च करना है पूरे डाटा में,
और जो नाम है वो दूसरे कॉलम में दिए हुए हैं, तो ये आपने 2 लिखा यहाँ पर और एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो फॉल्स लिखा और जैसे ही एंटर किया हमने, यहाँ पर हमको पता चल गया कि 145 रोल नंबर वाली का नाम शिवा है। यहाँ पर उसका मार्क्स पता करना है तो आप सिर्फ मार्क्स वाले कॉलम को मेंशन करेंगे। यहाँ पे 3 लिखा है क्योंकि मार्क्स है जो तीसरे कॉलम में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मार्क्स पता चल जाएगा ऑलरेडी। जैसे 95 मार्क्स हैं, जिसका भी 145 रोल नंबर है। रिजल्ट स्टेटस भी इसी तरीके से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं एच लुकअप। अब एच लुकअप में हॉरिजॉन्टली सर्च करने के लिए फंक्शन होता है ये, कि कोई डाटा है वो हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, जैसे रोल नंबर ये हॉरिजॉन्टली लिखे हुए हैं, नेम ये हॉरिजॉन्टली लिखे हुए हैं, मार्क्स भी हॉरिजॉन्टली लिखे हुए हैं, रिजल्ट स्टेटस भी हॉरिजॉन्टली लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर एच लुकअप का फॉर्मूला यूज किया जाता है। जैसे आप चाहते हैं कि 168 रोल नंबर वाले का आपको नाम पता करना है, तो नाम पता करने के लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे एच लुकअप 168 और जिस भी रो में आप सर्च करना चाह रहे हैं वैल्यू को, वो रो रेफरेंस देंगे, यानी R29। R29 यही है R29 और R29 से लेकर के Y32 यानी इस वाली रो तक आपको सर्च करना है डाटा में। ठीक है, 168 रोल नंबर को। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको पता है कि नाम जो है किस रो में है, दूसरी रो में है, तो यहाँ पर 2 लिखा और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए फॉल्स लिखा, तो हमें पता चल जाएगा 168 रोल नंबर वाले का नाम ऋषि है। 123 में भी जैसे अब 123 का पता करना है आपको कि नाम क्या है, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे एच लुकअप 123 R29 से Y32 तक सर्च करना है, नाम हमारी दूसरी रो में है और फॉल्स यानी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। यहाँ पर अमित लिख के आ गया। अब मार्क्स पता करना है तो सिंपली हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कॉपी किया हमने इसको और यहाँ पर इस सेल में हमको मार्क्स चाहिए उसका, यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे और मार्क्स हमारे जो हैं वो 3rd रो में है, यहाँ पर 2 की जगह पर 3 लिख देंगे और एंटर कर देंगे इसको। तो यहाँ पर मार्क्स पता चल गए हमको 91, यानी 123 वाले रोल नंबर के मार्क्स कितने हैं 91। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 123 रोल नंबर के मार्क्स कितने हैं 91 और ये हमें सेल में मिल गया है। इसी तरीके से स्टेटस पता करना है, तो स्टेटस पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर देंगे और जो रिजल्ट स्टेटस है वो हमारा चौथी रो में है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और एंटर करेंगे तो ये पास आ गया स्टेटस। ठीक है, तो 123 जिसका भी रोल नंबर है वो पास हो जाएगा। इसी तरीके से 227 रोल नंबर का आप पता कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मार्क्स कितना आएगा, स्टेटस क्या है उसका। ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जैसे कोई डाटाबेस है उसमें लाखों बच्चों का डाटाबेस है, वहाँ पर आपको किसी का रोल नंबर से मार्क्स सर्च करना है, नाम सर्च करना है, तो वो आप इस फॉर्मूला के थ्रू सर्च कर सकते हैं। तो ये था वी लुकअप एच लुकअप और लगभग 40-42 फॉर्मूला हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। और यदि इसमें से कोई भी फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आया उसके लिए हम अलग से ग्रुप में अपने कॉल रख लेंगे और अच्छे से समझा देंगे वहाँ पर जो भी आपको डाउट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दो और जिसको भी फॉर्मूलास में दिक्कत आ रही उनके साथ इस क्लास को भी शेयर कर दो। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।